वेलकम बैक इन केमिस्ट्री क्लासेज। आज हम लोग केमिस्ट्री के इस क्लास में पी ब्लॉक एलिमेंट के चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि हम लोग जो अपना एनसीईआरटी बुक दिया हुआ है उसके हर टॉपिक का डिस्कशन कर लेंगे। ऐसा होता है जनरली कि कभी कभी बोर्ड किसी खास टॉपिक को हटा देता है, तो हम अपने चैनल पर एनसीईआरटी में जितने दिए गए हैं हर टॉपिक का डिस्कशन कर देंगे, हर टॉपिक का वीडियो डाल देंगे। और जानकारी के लिए आपको पूरा ज़रूरी है ये बात ध्यान रखना है कि जब आप एकेडमिक का एग्ज़ाम देते हैं स्टूडेंट्स 12th वाले, तो उनके लिए होता है कि हाँ भाई जिस साल में कोई पार्टिकुलर टॉपिक हटा दिया गया है उसको हम नहीं पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उस एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से। लेकिन जब कॉम्पिटिटिव में जाते हैं या जब आपकी बेसिक जानकारी की बात होती है तो उसमें हर टॉपिक के बारे में रिलेटेड जो आपको दिया गया है जानना ज़रूरी होता है। तो इसलिए हम वीडियो बनाएंगे और बना रहे हैं तो हर टॉपिक का बना देंगे। और टाइम टू टाइम जो बोर्ड के द्वारा जो टॉपिक कभी रिमूव कर दिए जाते हैं, कभी ऐड कर दिए जाते हैं, तो उन सारे टॉपिक को आप अच्छे से जानकारी कर लेंगे, देख लेंगे। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप तैयार करना है तो जब नज़दीक में होगा, अभी तो आप वीडियो देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, जानिए सबको। लेकिन जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आता है, 2 महीना 3 महीना रह जाता है, तो उस समय जब आप पूरा रिवीजन करते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं उसकी रिवाइज करके, तो रिवीजन के टर्म में जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक हैं उनको छोड़ सकते हैं और बाकी टॉपिक को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज कर सकते हैं। बाद में जब आपको जेईई मेंस वगैरह की तैयारी करेंगे या अदर कंपटीशन की तैयारी करेंगे, नीट की तैयारी करेंगे, तो उस कंडीशन में जो आपके टॉपिक्स हैं उसको भी आप रिवाइज कर सकते हैं। तो नोट्स आपके पास पूरा रहेगा तो बेटर होगा अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो आज हम लोग ये पी ब्लॉक जो 12th लेवल में पढ़ना है उसकी शुरुआत करते हैं। आप ये जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट 11th क्लास में पढ़े हैं, उसके पहले भी समझे होंगे कि किसी भी एलिमेंट का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में फिल करता है उस एलिमेंट को उसी ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब हम पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि उस एलिमेंट के एटम का लास्ट इलेक्ट्रॉन आपके किसी न किसी पी ब्लॉक में भरेगा, पी ऑर्बिटल में ही भरेगा, तब उसको हम पी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। ये क्लियर है। तो इसमें 13 और 14 के बारे में डिटेल्स आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14 के बारे में आपको जानकारी है कि ग्रुप नंबर 13 से लेकर के ग्रुप नंबर 18 तक के एलिमेंट पी ब्लॉक एलिमेंट कहे जाते हैं, क्योंकि सब में जैसे ग्रुप नंबर 13 में जो कॉन्फ़िगरेशन होता है तो उसमें NP1 होता है, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है उस ऑर्बिट में पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। उसी तरीके से 14 में NP2 होता है, 15 में NP3 होता है और 16 में NP4 होता है, 17 में NP5 होता है और 18 में आपका NP6 हो जाता है और उसके पहले NH2 कम्प्लीटली फिल्ड होता है। तो अब इसमें हम लोग 15 से लेकर के आगे की बात करेंगे। तो पहले हम 15 ग्रुप की बात करते हैं। तो 15 ग्रुप में एलिमेंट जो आते हैं उनमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और मॉस्कोवियम है। ये मॉस्कोवियम जो आप देख रहे हैं ये लेटेस्ट एलिमेंट है, आर्टिफिशियल या सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। उसके बारे में केमिस्ट्री अभी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, उसकी स्टडी की जानी है, तो इसलिए उसके बारे में चर्चा नहीं की गई। उसके बारे में ज़्यादा हम नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि हमारे पास उसकी जानकारी अभी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो इस ग्रुप में हम लोग बिस्मथ तक देखेंगे, नाइट्रोजन से बिस्मथ तक। नाइट्रोजन का सिंबल N होता है, फॉस्फोरस का P होता है, आर्सेनिक का AS होता है, एंटीमनी का SB होता है, बिस्मथ का BI होता है। अब ये जब ग्रुप का नाम याद रख लिए कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो अब
इसका ऑकरेंस को थोड़ा सा देख लेते हैं, हर पॉइंट को थोड़ा थोड़ा सा देख लेना है। और आप ग्रुप में पढ़े हुए हैं 11th में, उसमें आपको पता है कि जनरली किसी भी ग्रुप की बात करते हैं तो उसके एलिमेंट को देखते हैं, उसके बाद कुछ उसका ऑकरेंस देख लेते हैं, फिर उसके कुछ ये जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, एटॉमिक रेडियाई देख लेते हैं, आयनाइजेशन इंथैल्पी, ये सब कुछ कॉमन पॉइंट्स है जिसकी चर्चा हर ग्रुप में की जाती है। तो यहाँ भी वैसे ही स्टेप वाइज थोड़ा थोड़ा सा में हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो ऑकरेंस जैसे नाइट्रोजन है, ये आप जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा 78% अप्रॉक्सीमेटली नाइट्रोजन ही होता है। इसके अलावा अर्थ क्रस्ट में डिफरेंट नाइट्रेट फॉर्म में होता है, जिसे सोडियम नाइट्रेट हो गया, आप देख लिए। इन अर्थ क्रस्ट इट फाउंड एज सोडियम नाइट्रेट, उसको चिल साल्टपीटर भी बोलते हैं, एंड पोटेशियम नाइट्रेट जिसको इंडियन साल्टपीटर बोलते हैं। ये नाम याद रखिएगा, सोडियम नाइट्रेट को चिल साल्टपीटर कहते हैं और पोटेशियम नाइट्रेट को इंडियन साल्टपीटर कहते हैं। तो ये इसमें नाइट्रेट के फॉर्म में पाया जा रहा है, सोडियम और पोटेशियम के। इसके बाद एनिमल्स में, प्लांट्स में आप प्रोटीन की बात हमेशा सुनते आए हैं। तो प्रोटीन जो होते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं, तो एंजाइम भी विशेष टाइप के प्रोटीन ही होते हैं। तो उन सब में नाइट्रोजन की मात्रा किसी न किसी रूप में रहती है। एमिनो एसिड में किसी न किसी टाइप में नाइट्रोजन इंक्लूड रहता है। इसके बाद फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस भी आपके बोन में फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। नेचर में भी एपेटाइट के रूप में पाया जाता है, यानी जो रॉक साल्ट होते हैं, तो रॉक साल्ट में जो फॉस्फेट रॉक्स होते हैं, फॉस्फेटिक रॉक्स होते हैं, या उनमें जो कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उनको एपेटाइट बोलते हैं। तो उस फॉर्म में भी पाया जाता है। आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं कि फॉस्फोरस इज फाउंड इन मिनरल्स ऑफ द एपेटाइट फैमिली, जिसका जनरल फार्मूला होता है Ca9PO4 इंटू CaX2। तो X यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन या हाइड्रोक्सिल मूलक हो सकता है, हाइड्रोक्सिल रेडिकल हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है फ्लोएप्टाइट। फिर विच आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फॉस्फेट रॉक्स, ये फॉस्फेट रॉक्स में मेनली पाए जाते हैं। इट इज प्रेजेंट इन द बोन्स एज वेल एज लिविंग सेल्स, एग्स, मिल्क्स। इट्स ये एनिमल किंगडम में भी, प्लांट किंगडम में भी, दोनों में पाए जाते हैं। और आप प्लांट में भी डिफरेंट टाइप के जो क्रॉपिंग करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, तो देखते हैं कि उसमें SSP डाला जाता है, सिंगल सुपर फॉस्फेट, या DAP डाला जाता है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, फर्टिलाइजर के रूप में। तो उसमें भी P है, फॉस्फेट है, तो प्लांट के ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है। इसके बाद एंटीमनी और बिस्मथ जो होते हैं, ये आपको सल्फाइड मिनरल्स में पाए जाते हैं, सल्फाइड मिनरल। और मॉस्कोवियम जो है, Mc उसका फार्मूला होता है, एटॉमिक नंबर 115 है और एटॉमिक मास 289 कंसीडर किया गया है। तो एक सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और जिसका लाइफ टाइम जो है, हाफ लाइफ टाइम बेसिकली बोलते हैं, वो बहुत कम होता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो रेडॉन तो 5F14 6D10 7H2 और 7P3। तो यहाँ पर मेन चीज़ ये देखना है कि जब 7th ग्रुप रहेगा तो 6D पूरा होगा, 5F पूरा होगा, इनर्ट गैस रेडॉन है। और यहाँ पर लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि लास्ट वाला जो 7H2 और 7P3 है, तो इसमें N हो गया 7, NH2 NP3 के जनरल फॉर्म में है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका पूरे ग्रुप का लिखते हैं, 15 ग्रुप के एलिमेंट का, तो वो हो जाता है NH2 NP3। अब N आपका पीरियड के हिसाब से 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो सकता है। फिर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई जो इसके होते हैं, तो आप जानते हैं कि एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो जनरली किसी भी ग्रुप में ये ट्रेंड पाया जाता है कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं या ग्रुप में डाउन आते हैं, नीचे आते हैं। तो उस कंडीशन में पीरियड बढ़ते हैं, और पीरियड बढ़ने का मतलब कि नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ने से एटॉमिक साइज बढ़ता है। तो वो जनरल बात है, वो हमेशा याद रखने वाली बात है कि दे इंक्रीज डाउन इन द ग्रुप। अब इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो होते हैं सेकेंड थर्ड ग्रुप में, तो उस कंडीशन में आपका
ये साइज ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन फॉस्फोरस के नीचे जब आते हैं, आर्सेनिक एंटीमनी के बीच में देखते हैं, बिस्मथ में देखते हैं, आर्सेनिक से बिस्मथ तक, तो आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मथ में, तो उस कंडीशन में आपका ये जो इंक्रीज होता इंक्रीज ही है, लेकिन वो इंक्रीज रेस्पेक्टिवली कम होता है। तो यहाँ पर लिख दिए हैं कि द इंक्रीज इन लार्जर इन एन एंड पी, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, बट लेस फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ। अब क्यों होता है ऐसा? तो क्योंकि थर्ड के बाद आपके जो आर्सेनिक से शुरू होता है और बिस्मथ तक चलते हैं, तो उस कंडीशन में डी ऑर्बिटल और ऑर्बिटल जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, वो आपके कंप्लीटली फील्ड होते हैं, तो इसलिए वहाँ पर साइज थोड़ा सा कम इंक्रीज करता है। तो क्योंकि रिपल्सिव फोर्स कम हो जाता है वहाँ पर। तो हेवियर नंबर्स। फिर है कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी, आयोनाइज होने की टेंडेंसी जो होती है, उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी का डिफिनीशन आप जानते हैं कि आयोनाइज होने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है वो आयोनाइजेशन इंथैल्पी है। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो है वो डाउन द ग्रुप आपका डिक्रीज करता है। तो इट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। अब आप पूछेंगे कि ये क्यों डिक्रीज करता है, नीचे आते हैं तो देखिए, आप जानते हैं कि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण वैलेंस इलेक्ट्रॉन और अपने ऑर्बिट में रहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं, लेकिन मेन केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन से करते हैं। तो अब उसमें होता क्या है कि एटम का न्यूक्लियस और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस जितना ही कम रहेगा, तो दोनों के बीच ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा काम करेगा। तो अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहेंगे तो रिमूव करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसी तरीके से अब यहाँ पर क्या है कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो आप कम एनर्जी में रिमूव कर पाएंगे, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा नज़दीक होगा, स्ट्रॉन्गर फोर्स होगा तो वहाँ पर ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए आपका ये साइज जब बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम होता जाएगा। तो एटॉमिक साइज बढ़ने के कारण ये कम होता है। पूछ दिया जाता है कि कभी क्यों कम होता है, तो एटॉमिक साइज बढ़ने के कारण, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, उसको रिमूव करने के लिए कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। फिर ये बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबल, अब इसमें एक खास बात देखिए क्या होता है कि पी जो लिखे हैं, पी में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी ऑर्बिटल में टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होता है। तो ये 3 है तो 6 का हाफ है, और आप ये जानते हैं कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुल फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल। तो यहाँ पर पी हाफ हाफ फील्ड होने के कारण ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। बाकी पी ग्रुप के जो हैं, इसके पहले वाले देखें, इसके बाद वाले देखें, तो जनरली उसमें ये मिलता है कि 13, 14 में जो सीक्वेंस होता है, 15 में वो सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि 13 और 14 के केस में या 16, 17 के केस में आपका हाफ फील्ड ऑर्बिटल नहीं था, लेकिन 15 के केस में हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो जाता है, तो वो ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। और 18 में चलता है तो फुल फील्ड होता है, तो फुल फील्ड होने के कारण तो मोस्ट स्टेबल होता ही है। तो बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल, electronic configuration and a smaller size, the ionization enthalpy of the elements in this group is greater than that of group 14 elements in the corresponding period। तब 14 से रिस्पेक्टिवली ये ज़्यादा हो जाता है। और एक चीज़ भी ध्यान रखिए कि इसका वेरिएशन कैसे होता है। तो यहाँ पर डेल्टा आई H1 लेस देन डेल्टा आई H2 लेस देन डेल्टा आई H3, यानी फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी सबसे कम, उससे सेकंड वाला ज़्यादा होगा, थर्ड वाला उससे भी ज़्यादा होगा। तो वो तो जनरल ट्रेंड आप जानते हैं पहले से, ऑलरेडी वही यहाँ पर रहता है। अब इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। और आपसे मेरा सजेशन है कि हम राइट डाउन ये सारे पॉइंट को इसलिए कर दे रहे हैं कि आप वीडियो को पॉज करके और उसका नोट्स भी बना लेंगे, तो नोट्स बना लेने से आपको फर्दर रिवीजन में ज़्यादा डाटा कंज्यूम नहीं करना पड़ेगा और आसानी से आप उसको अपना
तैयार कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो इसलिए आप वीडियो को पॉज करके नोट बना लेंगे, फिर कुछ अगले टॉपिक की बात करते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में आप जानते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एटम की जो प्रॉपर्टी होती है वह उसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहलाती है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में है कि जैसे जैसे एटम का साइज इंक्रीज करेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा, रेडियस उसका बढ़ेगा, तो वैसे वैसे उसकी अट्रैक्टिंग कैपेसिटी बॉन्ड को अपने तरफ खींचने की जो कैपेसिटी होती है वो कम होती जाती है। इसका मतलब है कि उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती जाती है। तो वही ट्रेंड यहाँ भी चलता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में कि डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। जैसे जैसे ग्रुप में आप नीचे बढ़ते हैं आपका एटॉमिक साइज बढ़ता है, तो साइज बढ़ने के कारण न्यूक्लियस द्वारा जो उसको पुल करने की या जो बॉन्ड को खींचने की अपनी शक्ति होती है वो कम होती जाती है। तो दैट्स वाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपका डिक्रीज करता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी उस केस में आपका इंक्रीज करता है। तो इसमें एक चीज़ और देखते हैं कि जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करती है, तो आप फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में भी ये समझ सकते हैं, देख सकते हैं, उसको फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक भी मान सकते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटने का कारण है साइज का बढ़ना। और साइज बढ़ने से धीरे धीरे क्या होता है कि आपका जो शुरू वाला है तो गैसियस स्टेज में पाया जाता है नाइट्रोजन, बाकी सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है वो आपका सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस आपके नॉन मेटल में होते हैं। इसके बाद आते हैं नीचे आर्सेनिक और एंटीमनी, तो ये दोनों आपके मेटलॉयड हो जाते हैं और बिस्मथ जो हो जाता है वो आपका मेटल हो जाता है। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं 15 ग्रुप में, तो उसमें नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज करती जाती है और मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करती जाती है। तो ऊपर सबसे पहले आया हमारा नॉन मेटल, उसके बाद कम हुआ तो मेटलॉयड हो गया, उसके बाद और कम हो गया तो लास्ट में आपका मेटल मिल जाता है। तो बिस्मथ आपका मेटल होता है, आर्सेनिक और एंटीमनी मेटलॉयड हो जाते हैं, जबकि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस आपके नॉन मेटल्स हो जाते हैं। इसमें भी स्ट्रॉन्गर नॉन मेटल हो जाता है आपका नाइट्रोजन। फिर इसके बाद हम लोग कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं वन बाय वन। तो इसमें पहला केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। तो जनरली जो इस ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, वो -3, +3 एंड +5 है। लेकिन एलिमेंट्स अलग अलग हैं, इसमें कोई मेटल है, कोई नॉन मेटल है, कोई मेटलॉयड है, तो उनमें ये ऑक्सीडेशन स्टेट का कुछ वेरिएशन भी देखने को मिलता है। तो द टेंडेंसी टू एग्जिबिट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। क्यों? तो एटॉमिक साइज बढ़ने के कारण उसकी नेगेटिविटी कम होती जाती है, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी कम होती जाती है। तो ड्यू टू द इंक्रीज इन साइज एंड मेटेलिक कैरेक्टर आपका बढ़ता है तो -3 की प्रॉपर्टी कम होती है, क्योंकि नेगेटिव प्रॉपर्टी आपकी नॉन मेटल में ज़्यादा पाई जाती है। फिर द स्टेबिलिटी ऑफ +5 OS, जहाँ जहाँ हम सिंबल में लिखे हैं OS का मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट। तो द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज एंड दैट ऑफ +3 स्टेट इंक्रीजेज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट डाउन द ग्रुप। फिर नाइट्रोजन सोज, नाइट्रोजन में आप पहले भी देख चुके होंगे कि +1, +2, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी पाया जाता है ऑक्सीजन के साथ। यानी नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड बनाता है, N2O भी बनाता है, NO भी बनाता है, NO2 भी बनाता है, डिफरेंट टाइप से ऑक्साइड बनाता है। तो उसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, +2 और +4 भी होता है, और फॉस्फोरस भी जो होता है वो +1 और +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है कुछ ऑक्सो एसिड्स में। फॉस्फोरस के साथ जैसे फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, यानी ऑक्सो एसिड हैं, ऑक्सीजन इंक्लूडिंग एसिड जो है फॉस्फोरस के, उसमें +1 और +4 का ये ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। इन केस ऑफ नाइट्रोजन ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट
फ्रॉम +1 to +4 टेंड टू डिस्प्रोपोर्शनेट इन एसिड सॉल्यूशन, यानी एसिड सॉल्यूशन में वो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट टूटता है, चेंज हो जाता है। तो जैसे 3H2O नाइट्रस एसिड है और ये HNO3 बन गया और H2O बन गया, NO2 बन गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ, तो यहाँ और यहाँ अलग अलग आ जा रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेट हो जा रहा है, अलग अलग हो जाता है। आप इसका कैलकुलेशन करके आप ऑक्सीडेशन स्टेट को देख सकते हैं। फिर नाइट्रोजन इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओनली 4 ऑर्बिटल। देखिए एक कॉमन बात होती है, कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है कि नाइट्रोजन जो है वो आपका कोवैलेंसी मैक्सिमम 4 तक दिखाता है, या फिर इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप में ये पूछ दिया जाता है कि NH3 पाया जाता है लेकिन NH5 नहीं पाया जाता है। उसी तरह जबकि उसी ग्रुप का फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरस में PCl3 और PCl5 दोनों पाए जाते हैं। तो फॉस्फोरस में 5 भी देखने को मिल रहा है, +5, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन के केस में हम 3 ही देख पा रहे हैं, वहाँ पर अमोनिया केस में वहाँ पर 5 वाली बात नहीं आ रही है। तो ऐसा क्यों होता है? तो वही बात यहाँ लिखा गया कि नाइट्रोजन इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 ड्यू टू, अब ये क्यों 4 तक, नाइट्रोजन 4 से ज़्यादा कभी नहीं बढ़ सकता इस कोवैलेंसी के केस में। इसका कारण क्या है कि नाइट्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो 1s2 2s2 2p3, इसमें थर्ड ऑर्बिटल है नहीं, थर्ड ऑर्बिट नहीं है। तो थर्ड ऑर्बिट नहीं होने के कारण d ऑर्बिटल इसमें नहीं है। तो इसमें जो कोवैलेंसी की बात आती है तो केवल 2p और 2p के साथ और 2s के साथ ही आती है, यानी s का 1 ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल ही इसमें कोवैलेंसी के लिए उपलब्ध होते हैं। तो इसलिए इसकी कोवैलेंसी मैक्सिमम 4 तक जा सकती है। तो वही बात लिखा गया है कि नाइट्रोजन इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ 4 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओनली 4 ऑर्बिटल्स। 4 में कौन कौन? 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। सेकेंड ऑर्बिट तक ही लास्ट हो जाता है इसका। द हेवियर एलिमेंट्स कैन एक्सपेंड देयर कोवैलेंस एज इन pF6 तक जा सकता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल। तो 3 ऑनवर्ड्स में जब ऑर्बिट वाले में चलते हैं, थर्ड और पीरियड में, तो वहाँ पर आपके d ऑर्बिटल वैकेंट मिल जाते हैं उसी ऑर्बिट में, इसलिए वहाँ पर उनकी कोवैलेंसी ज़्यादा भी हो जाती है। फिर अगला ट्रेंड है इसका कि रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के साथ जो इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ट्राई हाइड्राइड बनाते हैं, यानी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप 15 फॉर्म हाइड्राइड्स ऑफ द टाइप EH3। तो E मतलब एलिमेंट। अब एलिमेंट में कौन? तो इस ग्रुप के पांचों, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, और H3 उसका होता है। तो ट्राई हाइड्राइड बोल सकते हैं आप उसको। द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेज फ्रॉम NH3 टू BiH3 and consequently the reducing character of the hydrides increases। यहाँ पर स्टेबिलिटी अमोनिया की ज़्यादा होती है और जैसे जैसे नीचे आते हैं, आगे बढ़ते हैं, नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस की, उससे कम आर्सेनिक, तब एंटीमनी, तब बिस्मथ, तो उसकी स्टेबिलिटी कम होती जाती है, लेस स्टेबल होते हैं। और जब लेस स्टेबल होता है तो वो रिड्यूसिंग कैरेक्टर आपका वहाँ पर कॉन्सिक्वेंटली द रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ द हाइड्राइड्स इंक्रीज करता है, क्योंकि जब लेस स्टेबल हाइड्राइड होगा तो आसानी से रिड्यूस कर लेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। खुद ही ज़्यादा स्टेबल होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा, तो इसलिए इंक्रीज करता है। अब बेसिडिटी जो होती है इसकी, तो बेसिडिटी भी डिक्रीज करती है। किस ऑर्डर में? तो फिर वही ऑर्डर कि NH3 सबसे ज़्यादा, PH3 उससे कम, आर्सेनिक हाइड्राइड उससे कम, एंटीमनी हाइड्राइड उससे कम, और एंटीमनी और बिस्मथ हाइड्राइड का लगभग बेसिडिटी सेम होती है,
क्योंकि उनमें कैरेक्टर में आपका लास्ट स्ट्रिबियम जो है, एंटीमनी जो है वो आपका लास्ट मेटलॉइड हो जाता है, और उसके बाद तुरंत उससे थोड़ा सा आगे बढ़ने पर आपका बिस्मथ जो मिलता है नेक्स्ट पीरियड में, तो वो आपका हो जाता है वहाँ पर मेटल। तो इन दोनों की लगभग सेम रहती है। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड ए स्मॉल साइज। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन में दिया भी है, कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में, कि NH4 जो है वो उसकी मेल्टिंग पॉइंट NH3 की मेल्टिंग पॉइंट pH3 से ज़्यादा क्यों होती है। तो उसका रीज़न यही दिए हैं, ये पूरा कंप्लीट उसका आंसर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड ए स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन। फॉस्फोरस के रिस्पेक्ट में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, साइज कम है, तो NH3 एग्जिबिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन सॉलिड एज वेल एज लिक्विड स्टेट। वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के कारण वो उसकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर हो जाती है, तो इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। तो ये बॉन्डिंग इन सॉलिड एज वेल एज लिक्विड स्टेट। ड्यू टू दिस फैक्ट NH3 हैज हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ pH3। तो मेन रीज़न क्या हुआ कि नाइट्रोजन का साइज छोटा था, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा थी, इसलिए वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट के साथ बना लेता है। लेकिन आपका pH3 है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता, क्योंकि इसका एटॉमिक साइज ज़्यादा होता है। तो इसलिए इसकी जिसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसमें एक्स्ट्रा बॉन्डिंग है, तो उसको ब्रेकअप करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, यानी वहाँ पर आपका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और जिसमें एक्स्ट्रा बॉन्डिंग नहीं बनेगा तो वहाँ पर कम होगा। तो pH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पाता है साइज बड़ा होने के कारण, इसलिए इसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। जबकि नाइट्रोजन में साइज छोटा होने के कारण सॉलिड और लिक्विड स्टेज में भी आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन पाते हैं, और इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो इतने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग नाइट्रोजन को या 15 ग्रुप के एलिमेंट को देखें। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, चूँकि एक वीडियो में सब कंक्लूड हो नहीं पाएगा, तो वीडियो टू मच लॉन्ग करने का कोई मतलब नहीं है, तो आप इसको रिवाइज कर लीजिए, बुक से भी देख लीजिए, पहले भी जहाँ पॉइंट में दिक्कत हो प्रीवियस बुक्स का भी आप रिवीजन कर सकते हैं, देख सकते हैं, और अच्छे से समझ लीजिए। फिर इसके बाद, चूँकि ये जो मेन है हम लोग पढ़ रहे हैं अब इनऑर्गेनिक, और आप जानते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझना तो है ही, और समझने से ज़्यादा इसको हर्ट करना है, लर्न करना है, आपको याद करना है। तो इसलिए हम लोग इसमें ज़्यादातर नोट्स लिख करके डिस्कस करेंगे, ताकि आप पॉज करके नोट्स भी लिख सकें, समराइज तरीके से नोट्स तैयार कर सकें। तो आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा ये पोर्शन। तो रिवाइज करने के ख्याल से नोट्स मेकिंग बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए। शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, टॉपिक को, पॉइंट्स को रिवाइज करते चलिए। और एक और बात है कि जितना ही हर एक पॉइंट को आप इधर रिवाइज कर लेंगे स्टेप वाइज, तो आगे के जो डिफरेंट ग्रुप्स वाले इनऑर्गेनिक के बनाएंगे तो उसमें इतना डिटेल्स नहीं करके, उसमें जहाँ ज़रूरत होगी हम लोग शॉर्ट में निकलते चलेंगे। चूँकि सारा ट्रेंड का वेरिएशन लगभग मिलता जुलता रहेगा ग्रुप वाइज, तो थोड़ा सा जो चेंज होगा उस पर फोकस करेंगे। बाकी जो सिमिलर प्रॉपर्टी होगी हम लोग उसको क्विक रिवीजन में आगे देखते चलेंगे। तो इनऑर्गेनिक का हमारा इस क्लास के लिए फर्स्ट है, इसलिए थोड़ा सा डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। चैनल पर बने रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, और वीडियो को रिवाइज कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।